आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में एनसीसी में नौजवानों की बढ़ती हुई शिरकत की तारीफ की। कहा, नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, क़यादत और खिदमत का जज्बा पैदा करता है एनसीसी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जबरदस्त हंगामा, भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव। पूरे मामले में 3 लोगों की मौत। बीजेपी ने अखिलेश यादव को बनाया निशाना। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल ऑल पार्टी मीटिंग में 32 पार्टियों के 42 लीडर रहे मौजूद। किरण रिजिजू ने कहा, हुकूमत किसी भी मौजू पर बात करने के लिए है तैयार। डिजिटल अदायगियों में आलमी रहनुमा बन रहा है भारत। तेजी से बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल रहा है यूपीआई। आरबीआई ने एक रिपोर्ट में दी ये जानकारी। खेलों में पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए दिया 534 रन का बड़ा हदफ। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने बनाई सेंचुरी। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। रेडियो के माहाना प्रोग्राम की 116वीं किस्त थी। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने एनसीसी और तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों की शिराकत का जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में एनसीसी में नौजवानों की बढ़ती हुई शिरकत का जिक्र किया। मुल्क में एनसीसी कैडेट्स की बढ़ती हुई तादाद पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एनसीसी में शामिल होने की अपील की। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से सियासत में आगे आने की भी अपील की। उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग पहल के जरिए नौजवानों को बगैर सियासी पस मंजर वाले नौजवानों से मुल्क की सियासत से मुंसलिक होने की बात की। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों का अहम किरदार है। जब नौजवान ज़हन इकट्ठे होते हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के सफ़र के बारे में सोचते हैं तो ठोस रास्ते ज़रूर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 100 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने अहले वतन से गौरैया के तहफ़्फ़ुज़ की भी अपील की है। वज़ीर आज़म ने सफाई मुहिम के तहत की जाने वाली छोटी कोशिशों को भी सत्ताइश की, जिसकी वजह से एक बड़ी मुहिम
बन रही है। एक पेड़ मां के नाम मुहिम ने मुल्क में 100 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाने के आदाद-ओ-शुमार को अबूर कर लिया है। 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर शुरू होने वाली इस मुहिम में अहले वतन ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद इस वक्त बढ़ी हुई ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा हासिल करना और इस जमीन के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। जहां एक तरफ ये मुहिम मुल्क में मकबूल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी फैल रही है। वजीर आजम मोदी के गयाना के दौरे के दौरान वहां के सदर डॉक्टर इरफान अली ने अपने खानदान के साथ एक पेड़ मां के नाम मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर आजम ने एक बार फिर आम लोगों से इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में गोरैया के तहफ्फुज पर जोर दिया है। उन्होंने चेन्नई के कूडगुल ट्रस्ट के गोरैया की आबादी में इजाफे की कोशिशों पर बात करते हुए कहा कि मुल्क के हर बाशिंदे को ऐसी कोशिशें करनी चाहिए ताकि गोरैया की तादाद में कमी को रोका जा सके और हम वतन गोरैया के तहफ्फुज में अपना हिस्सा डाल सकें। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गोरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गोरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गोरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। मुल्क में एक दहाई कब्ल शुरू की गई सफाई मुहिम का असर हर शोबे में नजर आ रहा है। एक तरफ सरकारी दफातर से पुरानी फाइलें हटने से जहां एक जानिब जगह बन रही है, वहीं इन दफातर में काम करने वाले अफराद सफाई के मामले में संजीदा हो गए हैं। मुल्क के नौजवान सफाई के हवाले से मुख्तलिफ ईजादात कर रहे हैं जो एक पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सफाई मुहिम के तहत छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करते हुए एक बार फिर मुल्क के लोगों से इस मुहिम में अपने तरीके से शामिल होने की अपील की। वजीर आजम हमेशा मन की बात प्रोग्राम में माहौलियात से मुताल्लिक मसाइल को उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इनकलाब के दौर में बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आने वाले नौजवानों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने हमवतनों से कहा कि वो दुनिया भर में NRIs की कोशिशों को उजागर करने के लिए उनकी कहानियां शेयर करें। डिजिटल दौर में बुजुर्गों के तई नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। नौजवान बुजुर्गों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह करने और उनकी मदद करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बुजुर्गों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात देने के अलावा नौजवान उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में भी मालूमात दे सकते हैं। मन की बात के साबिका एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल गिरफ्तारी के खतरे का जिक्र किया था। कुछ नौजवानों की मिसालें देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवान बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं और डिजिटल दौर में उन्हें एतमाद और आज़ादी फराहम कर सकते हैं। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। बच्चों और नौजवानों को राग़िब करने के लिए मुल्क भर की कई लाइब्रेरियों में नए तजर्बात किए जा रहे हैं। लाइब्रेरियों को तख्लीक और सीखने का मरकज बनाया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो किताबों से दोस्ती पैदा करें ताकि उनकी जिंदगियों में तब्दीली आ सके। हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई है। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। वजीर आजम ने हम वतनों से अपील की कि वो मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले भारतीय तारिकिन वतन की काबिलियत से मुताल्लिक कहानियां नमो ऐप पर या माई गॉव और #इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज के साथ शेयर करें। पीएम मोदी ने ओमान में चल रहे एक गैर मामूली प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। ओमान में भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं। ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है। इस तनाजुर में पीएम मोदी ने स्लोवाकिया में भारतीय सकाफत के तहफ्फुज की कोशिशों का जिक्र किया। उपनिषदों का स्लोवाक जबान में तर्जमा किया गया है। इस तरह की कोशिशें भारतीय सकाफत को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रही हैं, जो एक बहुत ही काबिल सताइश कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ई शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आज जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा आराई के बावजूद सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको बता दें कि अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा टीम जब सर्वे करने पहुंची तो हालात काबू से बाहर हो गए। बड़ी तादाद में जमा भीड़ ने सिक्योरिटी के लिए मौजूद पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ताहम पथराव और झड़पों के दरमियान अदालत की मुकर्रर करदा सर्वे टीम जामा मस्जिद के अंदर गई और सर्वे का काम मुकम्मल किया। इसी तरह का सर्वे 19 नवंबर को मकामी पुलिस और मस्जिद की इंतजामी कमेटी के अरकान की मौजूदगी में किया गया था, जब सीनियर वकील वैष्णव शंकर जैन ने संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया था। आज भी टीम मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी कि ये हंगामा बर्पा हो गया। उत्तर प्रदेश के संभल में पथराव के वाक़े पर डिविजनल कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने कहा है कि सर्वे पुरअमन तरीके से जारी था। इसी दौरान कुछ लोग मस्जिद के बाहर जमा हुए और नारे लगाने लगे। उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया। मुरादाबाद के कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने कहा कि पथराव के दरमियान किसी ने गोली चलाई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभल के PRO भी पैर में छर्रे लगने से जख्मी हैं। सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे से के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। 15-20 जवान घायल हो गए। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ, उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे के तनाज़े के बारे में पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार ने कहा है कि सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में जो कानून की व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था, वो सकुशल संपन्न हो गया। संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा। कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाए।
बीजेपी रहनुमा भूपेंद्र चौधरी ने संभल वाक़े पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि संभल में जो भी हंगामा हुआ है वो अखिलेश यादव की तफर्रका अंग्रेज सोच को जाहिर करता है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदमाशी और हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान हैं। संभल वाक़े पर जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील वैष्णव शंकर जैन ने कहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ जामा मस्जिद के सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। अब एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर तक अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने संभल वाक़े पर कहा है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। माननीय न्यायालय के आदेश पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने संभल वाक़े पर कहा है कि ये मुल्क की जमहूरियत पर हमला है और मुल्क इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में ये जिहादी आंदोलन, कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई, कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जामा मस्जिद के सर्वे के लिए संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से दिए गए हुक्म को देखते हुए मुरादाबाद रेंज के DIG एमएन राज मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जाए वक़ू का दौरा किया और सूरत हाल को कंट्रोल में करार दिया। अभी जगह पेट्रोलिंग करवा रही है, डामिनेशन करवा रहे, बाकी जगह सब चीज़ वेरीफाई करवा रहा हूँ। हम अभी पूरी नियंत्रण करके आया हूँ, अभी प्रोसेस को अप्लाई करवा रहे हैं, बाकी हम बाकी चीज़ें वेरीफाई करके बाद में बताएंगे। अब वर्तमान में सब शांति रहा है। रुख करते झारखंड का। झारखंड में हेमंत सोरेन ने नई हुकूमत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने गवर्नर संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को हुकूमत बनाने की दावत दी है। नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब 28 नवंबर को होगी। इस बीच अजीत पवार को मुंबई में एनसीपी MLA की मीटिंग में एनसीपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मुंबई में अजीत पवार की रिहाइशगाह पर मुंतखब MLAs की मीटिंग बुलाई गई। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के तमाम MLA इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद नायब वज़ीर आला अजीत पवार को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। अजीत पवार के धड़े को भी इंतखाबात में अच्छी कामयाबी मिली है। इस इलेक्शन में अजीत पवार के धड़े ने सिर्फ 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अजीत पवार ग्रुप के उम्मीदवारों ने 41 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू हो रहा है। इससे कबल आज कुल जमाती मीटिंग हुई। इजलास में 32 जमातों के 42 रहनुमाओं ने शिरकत की। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत किसी भी मौजू पर बातचीत के लिए तैयार है। इसके अलावा ऐवान में सबकी शिरकत जरूरी है। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है,
लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि यौम आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर अहम दस्तावेजात जारी की जाएंगी। इसके अलावा मुल्क भर में प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया, उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीजें प्रकाशित होने वाले हैं। 18वीं लोकसभा का तीसरा इजलास 25 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मुस्लिम वक्फ मनसूख बिल 2024 और वक्फ तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ बिलों को 18वीं लोकसभा के तीसरे इजलास और राज्यसभा के 266वें इजलास के दौरान पेश किया जाना है। दोनों ऐवानों के पार्लिमानी बुलेटिन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट में 16 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 और डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 शामिल हैं। इसके साथ ही रियासत गोवा के असेंबली हलकों में शेड्यूल्ड ट्राइब की नुमाइंदगी का बिल 2024 और बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पेश किया जाएगा। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट बाई सी बिल 2024, रेलवे तरमीमी बिल 2024 और बैंकिंग लॉस तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान में पेश किया जाएगा। इसमें मुस्लिम वक्फ मनसूख बिल 2024, वक्फ तरमीमी बिल 2024 और ऑयल सेक्टर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2024 शामिल हैं। इसके अलावा बॉयलर्स बिल 2024, नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2024 और पंजाब कोर्ट्स तरमीमी बिल 2024 भी पेश किया जाएगा। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024 और इंडियन पोर्ट्स बिल 2024 भी ऐवान में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा माली साल 2024-25 के लिए ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात की पहली खेप पर भी बहस की जाएगी और उस पर वोटिंग की जाएगी और मुतालिका तखसीसी बिल पेश और मंजूर किया जाएगा। यूपीआई नेटवर्क बैनुल-अक़वामी सतह पर तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से भारत डिजिटल अदायगी टेक्नोलॉजी में आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 16.6 बिलियन लेन देन हुए हैं। इसके अलावा इस मुद्दत के दौरान इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86% रहा है, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 70% था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा कि भारत का यूपीआई एक ओपन एंडेड सिस्टम है। इसमें एक ही एप्लीकेशन के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स या एक शख्स से ताजिर तक आसानी से लेन देन किया जा सकता है। पात्रा ने कहा कि भारत में देही आबादी का तकरीबन 40% और 20 से 30 साल की कुल आबादी का 78% इंटरनेट इस्तेमाल होता है। तकरीबन 1/3 घराने इस्तेमाल की अशिया और खदमात ऑनलाइन खरीदते हैं। भारत रास गैर मुल्की सरमायाकारी यानी एफडीआई को राग़िब करने के मामले में पूरी दुनिया में मुसलसल अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। 1991 और 2024 के दरमियान मुल्क में कुल $1059 बिलियन की रास गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। इस मुद्दत के दौरान एफडीआई का 65% यानी तकरीबन $690 बिलियन सिर्फ 2014 और 2024 के दरमियान आया है। काबिल जिक्र है 1991 में जब मुल्क में लिबरलाइजेशन का अमल शुरू हुआ और 2014 तक सिर्फ $370 बिलियन की एफडीआई आई। हुकूमती पॉलिसी ने भी रास गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने में अहम किरदार अदा किया है। 2014 के बाद दिफा, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम शोबों को एफडीआई सरमायाकारी के लिए खोल दिया गया, जिसके असरात मईशत में सरमायाकारी पर नजर आते हैं। आरबीआई और कॉमर्स की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक एफडीआई में ये इजाफा
दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के तई बदलते हुए रवैये का एक पैमाना है। और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टेस्ट में शिकस्त का खतरा है। भारत की जानिब से 534 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की तीसरे दिन की दूसरी इनिंग में शुरुआत इंतहाई खराब रही। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए थे। इससे कबल तीसरे दिन भारत ने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की सेंचुरी की मदद से दूसरी इनिंग्स 6 विकेटों पर 487 रन पर डिक्लेयर कर दी। ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली और कैरियर की चौथी टेस्ट सेंचुरी बनाई। जायसवाल 161 रन बनाने के बाद आउट हुए। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर ने 1977 में और एस जसेमा ने 1968 में यह कारनामा अंजाम दिया था। वहीं केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। कोहली अपने टेस्ट कैरियर की 30वीं सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। कप्तान बिमरा ने सेंचुरी मुकम्मल करते ही इनिंग डिक्लेयर कर दी। कोहली 100 और नीतीश कुमार रेड्डी 38 रन बनाकर नॉट आउट है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।